हाय एवरीवन, स्टडी आई क्यू पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश के नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। ऑलरेडी हम इसके फर्स्ट पार्ट को कवर कर चुके हैं एंड दिस विल बी द लास्ट पार्ट फॉर द नवंबर, जहाँ पे उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक न्यूज जो कि आपके उत्तर प्रदेश के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल हो सकती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। पैटर्न ऑफ डिस्कशन विल बी एमसीक्यू बेस्ड। मेरा नाम है रवनीत कौर। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे रवनीत कौर ऑफिशियल के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप रवनीत कौर ऑफिशियल पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं लेक्चर को और देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक टारगेट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्चुअल में एक टारगेट सेट किया है कि 450 गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है उसको जल्द ही अचीव किया जाएगा। 500 गीगावाट का टारगेट रखा गया है नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी इनरिचमेंट का। आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होगा कि 450 गीगावाट तक की एडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल एनर्जी की कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज किया जाएगा। अब इस नॉन फॉसिल में रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा भी कोई चीजें आ सकती हैं, लेकिन फॉसिल एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है, सो 500 गीगावाट तक की नॉन फॉसिल एनर्जी की कैपेसिटी को भी इनरिच करने का टारगेट रखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये टारगेट कौन से साल तक के लिए रखा गया है, यानी कि हम किस साल तक इसको अचीव करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं 2025, 2024, 2026 या फिर 2023। इसका आंसर होगा बाय द ईयर 2030 ये टारगेट अचीव किया जाएगा। सो देखिए, ये टारगेट किस चीज की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, ये हमारे क्लाइमेट चेंज में जो कंट्रीब्यूशन हम पॉजिटिव कर सकते हैं जिससे कि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके, ये उस चीज के मोटिव को रिप्रेजेंट करने वाला टारगेट है। एक्चुअल में आपको पता होगा COP26 ग्लासगो में हुई थी। ग्लासगो में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज की ये मीटिंग हुई थी। 26th मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। इस जगह पे ये टारगेट सेट किया गया है। हर एक कंट्री को COP26 में अपने इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताना था, जो कि एक्चुअल में बताते हैं कि हर एक कंट्री अपने लेवल पे क्लाइमेट चेंज के लिए क्या काम करने वाला है। इंडिया ने अपनी INDC को अपडेट करके ये वाला टारगेट जो है वो सेट किया है 2030 तक के लिए। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि पंचामृत 5 टारगेट नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनके द्वारा पंचामृत करके 5 टारगेट भी ग्लासगो के समिट में पेश किए गए थे। उन्हीं पंचामृत का भी ये एक टारगेट जो है वो पार्ट है। इसके अलावा 4 और टारगेट्स हैं, आप चाहें तो उसको रीड कर सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नहीं तो मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करके अलग से इस टॉपिक को कवर कर दूंगी कि पंचामृत क्या थे। तो इसके अलावा भी आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि लाइफ मूवमेंट या लाइफ कैंपेन कह सकते हैं, ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा सजेस्ट किया गया था एट COP26। इस लाइफ मूवमेंट में हमें एक्चुअल में अपने लाइफस्टाइल को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करवाना है। इसका मतलब ये था, लाइफ कैंपेन का मतलब था कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें हम लोग एनवायरनमेंट के असूलों के साथ चलते चलते एनवायरनमेंट के फ्रेंडली लाइफस्टाइल को अपनाते अपनाते जिंदगी जो है वो जिएंगे। एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को ये लाइफ कैंपेन जो है बेसिकली वो प्रमोट करती है। और इसमें प्रो प्लेनेट पीपल का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। प्रो प्लेनेट पीपल मतलब जो प्लेनेट के लिए अच्छा करना चाहते हैं या फिर प्लेनेट को फेवर करते हैं। तो जो भी लाइफ स्टाइल को लोग अडेप्ट करेंगे या अडॉप्ट करेंगे, उनको प्रो प्लेनेट पीपल के नाम से जाना जाएगा। तो एक पंचामृत का टारगेट, एक लाइफ कैंपेन या लाइफ मूवमेंट का जो एक सेटअप है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सजेस्ट किया गया था एट COP26, जो कि आपके ग्लासगो में हुई थी। अभी साल 2022 में नवंबर में आपकी COP27 भी हो चुकी है। COP27 आपकी इजिप्ट में हुई है। तो देखिए 26 भी इंपॉर्टेंट है, 27 भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रख लेंगे। ये दोनों ही आपकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज इकलौती ऐसी कन्वेंशन है जो कि प्रॉपर क्लाइमेट चेंज से ही डील करती है। क्लाइमेट चेंज और उसके आफ्टर इफेक्ट से ये आपकी कन्वेंशन जो है वो डील करती है। रियो समिट के बारे में आपने सुना होगा। साल 1992 में रियो डे जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है, वहां पे रियो समिट हुआ था। इस रियो समिट पे 3 कन्वेंशन निकल के सामने आई थी, जिसमें आपकी एक है UNFCCC, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक थी आपकी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक थी आपकी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन, यानी कि डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट को ज्यादा एक्सपैंड नहीं होने देना, उस पर वो कन्वेंशन थी।
तो ये 3 कन्वेंशन रियो समिट का ही एक हिस्सा थी 1992 में जो आपका समिट हुआ था। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया कि प्राइवेट सेक्टर की जो फर्म्स हैं वो लगभग 19,000 करोड़ रुपए स्टेट के ग्रीन एनर्जी सेक्टर में जमा करेंगी या बोल सकते हैं इन्वेस्ट करेंगी। इस अमाउंट पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स के द्वारा 19,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो यूपी में स्पेसिफिकली ग्रीन एनर्जी पे किया जाएगा। स्टेट इस तरीके से यानी कि उत्तर प्रदेश इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा या उसमें अलाइन करेगा। जैसे कि 450 गीगावाट का टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का, 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल एनर्जी का। स्टेट एक्चुअल में अलाइन करेगा इस टारगेट के साथ जो कि सेंटर ने तय किया है। इंडिया का जो कमिटमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, ये उसको और भी ज्यादा फर्म करेगा और ग्रीन एनर्जी के गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करेगा। मेगा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट साल 2023 में आने वाला है, जनवरी में फरवरी में। उसी में स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कुछ ऐसे एफर्ट्स या कुछ ऐसे फ्रेमवर्क को पेश करेगी जिसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज अपनी खुशी से और अपनी स्वेच्छा से ग्रीन एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आने की इच्छुक होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है राज्य में? उत्तर प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला कौन सा जिला है? आपके ऑप्शंस हैं गाजियाबाद, आगरा, मेरठ या फिर गोंडा। इसका आंसर होगा गाजियाबाद। स्वच्छ सर्वेक्षण एक्चुअली स्वच्छता के डिफरेंट पैमानों को टेस्ट करता है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए या डिस्ट्रिक्ट के लिए। जैसे कि उस एरिया में क्लीनिनेस का लेवल कैसा है, वहां के सिटीजन क्या बोलते हैं स्वच्छता के बारे में, या कितनी वो फीडबैक देते हैं स्वच्छता को लेके। स्वच्छ सर्वेक्षण जो है बेसिकली वो ग्रामीण इलाकों में कंडक्ट करवाया जाता है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, जिसको हम पहले मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन बोलते थे। स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन एरियाज में कंडक्ट करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, और ये स्वच्छ सर्वेक्षण डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो पोजीशन है इसमें गाजियाबाद टॉप पे रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का ओवरऑल रैंक साल 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण में कितना रहा है? साल 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में उत्तर प्रदेश का क्या रैंक रहा है? आपके ऑप्शंस हैं 10th, 12th, 11th या फिर 15th। इसका आंसर होगा 10th प्लेस पे उत्तर प्रदेश रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में गाजियाबाद एज अ डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट प्लेस पे रहा है और पूरे देश भर में गाजियाबाद 12वें नंबर पे रहा है। यूपी में फर्स्ट है, पूरे देश भर में 12वें नंबर पे है। इसका मतलब गाजियाबाद ने स्वच्छता के मामले में लखनऊ को भी पीछे छोड़ दिया, विच इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट? सो मोर देन 1 मिलियन कैटेगरी की जब हम बात करते हैं, मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन कैटेगरी की हम बात करते हैं, उसमें गाजियाबाद ने ये रैंक हासिल किया है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। अदरवाइज अगर सारे डिस्ट्रिक्ट जो है कंट्री के, अगर उनको एक ही साथ में समेट देंगे तो इस तरीके से रैंकिंग अच्छे से बन नहीं पाएगी। इसलिए डिफरेंट पॉपुलेशन क्राइटेरिया पे ये रैंकिंग दी जाती है। गाजियाबाद की पॉपुलेशन 16 लाख से भी ज्यादा है। ये 3 स्टार की रेटिंग लिया है इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण में और इसको ओडीएफ प्लस डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये ओडीएफ प्लस क्या है? आपको स्वच्छ भारत मिशन पता होगा, साल 2014 में ये मिशन लॉन्च किया गया था। इसके तहत हमें हर एक घर में टॉयलेट बनवाने थे ताकि हम लोग ओपन डिफिकेशन की जो समस्या है भारत में उसको खत्म कर सके। सो जिस भी एरिया में टॉयलेट बने उसको ओडीएफ यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री का दर्जा मिल गया जब वो टॉयलेट वहां पे यूज होने लगे। लेकिन अब उन टॉयलेट का जो वेस्ट निकलता है उसको अच्छे से मैनेज भी करना होगा और टॉयलेट को अच्छे से बिहेवियरल चेंज में लाके यूज भी करवाना होगा। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी एरिया में आप बोल सकते हैं ओडीएफ अटेन हो चुका है, ओडीएफ का स्टेटस अटेन हो चुका है, अगर उस डिस्ट्रिक्ट में अब सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी किया जा रहा है, प्लस टॉयलेट को रेगुलरली यूज किया जा रहा है, प्लस उसका मेंटेनेंस किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या फिर उस पर्टिकुलर एरिया को ओडीएफ प्लस कहा जाता है। ठीक है, ओडीएफ प्लस है टॉयलेट को यूज भी करना और वेस्ट मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना। तो आप ध्यान रखेंगे कि गाजियाबाद ओडीएफ प्लस का भी स्टेटस हासिल कर चुका है। ओनली गाजियाबाद एंड मेरठ ये दोनों ही है केवल जो कि टॉप 15 क्लीन सिटीज में आते हैं। जब हम पूरे देश भर में क्लीन सिटीज की बात करते हैं तो उसमें ये केवल उत्तर प्रदेश के 2 शहर आते हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से केवल 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गाजियाबाद और मेरठ, जो कि आपके क्लीन सिटीज की कैटेगरी में डाले गए हैं। क्योंकि गाजियाबाद इज एट नंबर 12
मेरठ जो है वो आपका नंबर 15 पे है। इंदौर आपका नंबर 1 पे है। इंदौर इज इन द मध्य प्रदेश। ठीक है। अब जिस भी सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख है, पहले तो हमने देखा कि जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन है। अब हम देख रहे हैं वो वाले शहर जहां पे पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख है। 1 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन में स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे में नोएडा आपका 5वें नंबर पे रहा है। नोएडा इज एट द 5th प्लेस इन द कंट्री। और आप ध्यान रखेंगे कि पूरे राज्य में नंबर 1 पे है, यानी कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है जब 1 से 10 लाख की पॉपुलेशन के बारे में बात की जाती है। नोएडा के बाद सेकेंड नंबर पे आपका अलीगढ़ है, थर्ड नंबर पे मथुरा है, फोर्थ पे फिरोजाबाद है और गोंडा आपका 5th पे है। नोएडा के अलावा अलीगढ़, मथुरा ये जो है ये भी अच्छा काम कर रहे हैं स्वच्छता में, लेकिन कोई भी सिटी टॉप 100 सिटीज में स्वच्छता के मामले में नहीं आया है अपार्ट फ्रॉम नोएडा, जब हम मोर देन पॉपुलेशन 10 लाख की बात करते हैं। सॉरी, 1 से 10 लाख की पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं। अब देखिए ये तो होगी पॉपुलेशन की डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे की रैंकिंग की बात। अब बात करते हैं ओवरऑल स्टेट वाइज रैंकिंग की। उत्तर प्रदेश की पोजीशन ओवरऑल रैंकिंग में क्या हुई है? वर्स हुई है, खराब हुई है, अगर हम पिछले साल से उसे कंपेयर करते हैं। 2021 के सर्वे में उत्तर प्रदेश 6th प्लेस पे था, लेकिन 2022 के सर्वे में खिसक के 10वें नंबर पे आ गया है। सिटीज जिनकी पॉपुलेशन आपकी 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम पॉपुलेशन में स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में बिजनौर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है। बिजनौर को बेस्ट गंगा सिटी भी कहा जाता है। वाराणसी आपका सेकेंड प्लेस पे रहता आया है, अगर हम उन गंगा सिटीज की बात करते हैं जहां की पॉपुलेशन जो है वो आपकी मोर देन 1 लाख है। ठीक है, लेस देन 1 लाख में आपका क्या है? बिजनौर। मोर देन 1 लाख में अगर हम देखते हैं तो वाराणसी इज एट द सेकेंड प्लेस। कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंट एरिया जो होते हैं उनको अलग रैंकिंग दी गई है स्वच्छ सर्वेक्षण में। लखनऊ का जो कैंट बोर्ड है उसको बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए चुना गया है। तो बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस की कैटेगरी में लखनऊ का कैंट बोर्ड चुना गया है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। ये पूरा आपका जो एक्सप्लेनेशन था दिस इज वेरी वेरी रेलिवेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे और समझ के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से नंबर की एनुअल कन्वेंशन इंडियन रोड कांग्रेस की इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में हेल्ड हुई है? आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। एनुअल कन्वेंशन इंडियन रोड कांग्रेस की इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में हेल्ड की गई थी। ये कौन से नंबर की कन्वेंशन थी? आपके ऑप्शंस हैं 59th, 90th, 63rd या फिर 81st। इसका आंसर होगा ये 81st आपकी कॉन्फ्रेंस थी या फिर कह सकते हैं आप कन्वेंशन थी। आप ध्यान रखेंगे इसका वेन्यू अगर पूछ लिया जाए कि 81st एनुअल कन्वेंशन इंडियन रोड कांग्रेस की कहाँ हुई, तो ये लखनऊ में हुई थी। लास्ट इवेंट भी लखनऊ में हुआ था 1985 में। तो 1985 के बाद से अब ये इवेंट यहाँ पे हुआ है। 1985 में जब ये यहाँ हुआ था कंडक्ट, तो उस टाइम पे गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी इंडियन रोड कांग्रेस की। इंडियन रोड कांग्रेस ने इस कन्वेंशन में बेसिकली नई टेक्नोलॉजी और रोड के नए मेंटेनेंस को कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं उसके बारे में बात करी। रोड सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री से या अब्रॉड से भी कह सकते हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए गए, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की गई और रोड के जो डिफरेंट इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करने के बारे में बात की गई। इंडियन रोड कांग्रेस एक्चुअल में एक अपेक्स बॉडी है। इसमें हाईवे के इंजीनियर्स जो होते हैं वो स्टेक होल्डर के तौर पे काम करते हैं। इंडियन रोड कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था साल 1934 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। साल 1934 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसकी रिकमेंडेशन दी थी इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी ने। इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी को हम लोग जैकर कमेटी के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज जैकर वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। और ये गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गई बॉडी थी और इसका मेन पर्पस क्या था? इंडिया में रोड के डेवलपमेंट को आगे लेके जाना। इंडियन रोड कांग्रेस एक्चुअल में एक सोसाइटी के तौर पे भी रजिस्टर की गई है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में इसको सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर किया गया है। इसका ये रजिस्ट्रेशन साल 1937 में किया गया था। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा रामायण फेयर को, रामायण मेला कह सकते हैं जिसे आप, उसको इनॉग्रेट किया गया था। ये रामायण फेयर जो है ये आपका रामनगरी अयोध्या में ट्रेडिशनल वे में सेलिब्रेट किया गया। तो ये कौन से नंबर का रामायण मेला जो है इसका इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 34th, 50th, 41st या फिर 43rd। इसका आंसर होगा आपका 41st। 41वें नंबर का ये रामायण मेला हेल्ड किया गया है इन द अयोध्या, जिसका इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया।
सो ये मेला हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और डिफरेंट जो मेंबर्स होते हैं रामायण फेयर कमेटी के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आपस में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। मेन पर्पस इसका क्या है कि हम लोग अपनी कंट्री की कल्चरल और स्पिरिचुअल जो ग्लोरी है उसको रिप्रेजेंट कर सकें अच्छे से और उसको रिस्टोर करके रख सकें। रामायण फेयर यानी कि रामायण मेला की एक्चुअल में शुरुआत जो हुई थी अयोध्या में, वो कब हुई थी? वो 1982 में हुई थी। 1982 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्रीपति मिश्रा जो हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने अनाउंस किया था कि राम की पेड़ी प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे अब से मतलब अपहेल्ड किया जाएगा या फिर स्टैब्लिश किया जाएगा, और उसी के साथ इस मेले की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। उत्तर प्रदेश में ये आपका मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर इसे एनआईटी कहा जा सकता है, ये लोकेटेड है। इस इंस्टीट्यूट ने एक्चुअल में इंडिया की फर्स्ट अनमैन्ड कार बनाई है, विच मीन्स कि कार को चलाने के लिए आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज अनमैन्ड व्हीकल, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली कहाँ पे लोकेटेड है, जिस जगह के बीटेक स्टूडेंट्स ने ये इंडिया की फर्स्ट अनमैन्ड कार बनाई है। आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, प्रयागराज, आगरा या फिर मथुरा। इसका करेक्ट आंसर होगा ये प्रयागराज में लोकेटेड है और यहाँ पे ये कार जो है वो डेवलप की गई है, विच इज अ गुड थॉट इन द टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। राजेश कुमार सुपरिटेंडेंट इंजीनियर 1995 बैच के हैं और वो इसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। उनके द्वारा इसको सुपरिटेंड किया गया था या फिर आप बोल सकते हैं सुपरवाइज किया गया था इस प्रोजेक्ट को। उन्होंने कहा कि ये जो फर्स्ट फेज है प्रोजेक्ट का, जिसमें कि फर्स्ट अनमैन्ड कार बनाई जा रही है विदाउट अ ड्राइवर, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इस फेज के लिए लगभग इनको 2 साल का काम लगा, यानी कि इनको 2 साल अपने हार्डवर्क देना पड़ा, तब ये जाके कार तैयार हुई है। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कार का जो सिस्टम है बेसिकली उसको गोल्फ कार्ट में सेटअप किया गया है, फिट कर दिया गया है। कोडिंग और प्रोग्रामिंग के सक्सेस के बाद ये कार पूरे तरीके से रोड पे चलने लायक हो जाएगी, यानी कि इसकी सेल शुरू हो जाएगी। इसमें कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, फ्रंट पे भी किए गए हैं, बैक पे भी किए गए हैं, ताकि ये कार ऑटोमेटिकली रोड पे रन कर सके, क्योंकि रोड पे एक्चुअल में जब ड्राइवर होता है तो उसको केवल फ्रंट साइड में ही कैमरा चाहिए होता है या चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन इस कार को बैक एंड पे भी कैमरा चाहिए होता है, मिरर चाहिए होता है, तो इसलिए इसको ऑटोमेटिकली वर्क करवाया जा सकता है। इसमें किसी भी ह्यूमन ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो कार है बेसिकली वो फ्रंट में जो क्राउड होता है या फ्रंट से जो व्हीकल आ रहे होते हैं उसको भी देख पाएगी, जो गड्ढे होते हैं सड़कों में उसमें उसको भी देख पाएगी, और किसी भी तरीके का अगर ऑब्स्ट्रक्शन आता है रोड में तो उसको देख पाएगी और अप्लाई कर सकती है ब्रेक्स को, यानी कि एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकती है। इसके अलावा बैरियर को रिमूव किया जाएगा एक्चुअल में रोड्स पे, ताकि ये और भी ज्यादा सूदिंग मैनर में चल सके। इस कार को जब रोड पे पहली बार उतारा जाएगा तो इसके कुछ लूप होल्स अगर होंगे उनको भी टेस्ट किया जाएगा, और फिर उसके बाद इस कार को धीरे धीरे करके ट्रेन किया जाएगा पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे रोड एक्सीडेंट इससे कम हो पाएंगे, ये ध्यान रखा जा रहा है खासा कि ऐसा ना हो कि इसकी वजह से रोड एक्सीडेंट जो है वो बढ़ जाए। प्रेजेंट में ये जो कार है अभी के लिए वो केवल स्ट्रेट पाथ पे ही चल सकती है, सीधी सड़क होगी उसी पे चल सकती है, लेकिन आने वाले पीरियड में ये दाएं बाएं का जो मोड़ होता है उसको भी टेस्ट करके चलाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के बारे में। इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का जो कंसोर्टियम है उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेशनल साइंस पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल साइंस किस जगह पे लोकेटेड है जहां पे ये कंसोर्टियम इस्टेब्लिश किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, बहराइच, गोरखपुर या फिर आगरा। इसका आंसर होगा गोरखपुर। गोरखपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल साइंस में ये कंसोर्टियम बनेगा, जो कि इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का कंसोर्टियम होगा। कंसोर्टियम एक्चुअल में क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर कंसोर्टियम बनाया जा रहा है तो उसका मतलब है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको एक जगह पे कंपाइल करके यूटिलाइज किया जाता है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड जो रिसर्च है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको एक जगह पे पाइल अप करके रखा जाएगा, उस पर स्टडी की जाएगी और उसके डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट लूप होल्स को डिटेक्ट किया जाएगा। इस कंसोर्टियम की एस्टैब्लिशमेंट से व्हीट यानी कि गेहूं, मक्का, पैडी, इसके जो सीड्स हैं पूर्वांचल में उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी कि इन सीड्स की वैरायटीज को इम्प्रूव किया जा सकता है। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें हम रिसर्च कर सकते हैं। सो ये सीड्स इम्प्रूव हो सकते हैं। इससे एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस मिलेगा बच्चों को भी, क्योंकि वो रिसर्च के फील्ड में और अच्छा काम कर पाएंगे
और फार्मर्स के लिए एक गुड वैरायटी ऑफ सीड्स तैयार हो जाएंगे और उससे फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी जो है इन क्रॉप्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा किस शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल जो है वो अप्लाई या इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अपने शहरी एरिया में ये मॉडल जो है उत्तर प्रदेश की सरकार लेके आने वाली है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई होगा। एक पर्टिकुलर शहर के मॉडल को कॉपी करके यहाँ के अर्बन बॉडीज में, उत्तर प्रदेश के अर्बन बॉडीज में ये मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। किस शहर को कॉपी किया जाएगा या किस शहर का बोल सकते हैं फॉलो किया जाएगा, और उस शहर का मॉडल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूपी की गवर्नमेंट यूज करेगी। आपके ऑप्शंस हैं इंदौर मॉडल, दिल्ली मॉडल, भोपाल मॉडल या फिर पुणे मॉडल। इसका आंसर होगा इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे मैंने आपको पीछे ही करवाया था, उसमें इंदौर मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्लेस पे रहा है। इवन स्वच्छता के मामले में फॉर कॉन्जिक्यूटिव ईयर, बहुत सालों से लगातार इंदौर फर्स्ट प्लेस पे रह रहा है। तो इंदौर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल बहुत अच्छा है। वेस्ट वहां पे बहुत कम होता है, क्लीनिनेस बहुत ज्यादा है। तो वहां के शहरी इलाकों में किस तरीके से सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जाता है, उसी को स्टडी करते हुए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अपने सारे अर्बन बॉडीज में वही इंदौर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल अपनाएगी, ताकि यहाँ पे भी सफाई रखी जा सके। इंदौर का सैनिटेशन मॉडल बहुत अच्छे से रिव्यू किया जाएगा, बिकॉज इंदौर इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश की जो टीम है बेसिकली वो इंदौर सिटी को स्टडी करेगी अच्छे से। 2 दिन के लिए इंदौर में टीम विजिट करेगी, इंदौर के हर एक एस्पेक्ट को पढ़ेगी, उसके बाद ये मॉडल यहाँ उत्तर प्रदेश में अप्लाई होगा। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी जो प्लांट है वो इंदौर में लोकेटेड है। इन एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है, मतलब बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट है, सबसे बड़ा है एशिया का, ना केवल इंडिया का। तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकेटेड है। तो जब टीम ये विजिट करेगी ना मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे ये प्लांट को भी विजिट किया जाएगा। अब आप सोचेंगे इस प्लांट को क्यों विजिट किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है बायो सीएनजी प्लांट है, मतलब यहाँ पे जो बायो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम वेस्ट कर देते हैं, या बोल सकते हैं जो कूड़ा करकट होता है, उसमें से कुछ ऐसे वेस्ट को निकाल के हम गैस में तब्दील कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर सकते हैं, जिसको हम वैसे ही फेंक देते हैं। तो ये जो बायो सीएनजी प्लांट होता है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को या ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी अर्बन वेस्ट जो कलेक्ट होगा उसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे एक सीएनजी में बाय यूजिंग सच काइंड ऑफ प्लांट्स। इसीलिए इस बायो सीएनजी प्लांट को भी यूपी के ऑफिशियल्स विजिट करेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि टोटल 13 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं अर्बन बॉडीज के वो विजिट करेंगे अलग अलग तरीके से इंदौर को। ये कहाँ कहाँ के अर्बन बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मथुरा वृंदावन के, झांसी के, अलीगढ़ के, सहारनपुर के, बरेली के, फारूखाबाद के, कुशीनगर के, इकदिल नगर के, मुरादाबाद के, गोरखपुर के। इनको टूर पे भेजा जा रहा है। ये टूर कौन कंडक्ट करवा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन के जो डायरेक्टर हैं उत्तर प्रदेश में, उनके द्वारा ये टूर कंडक्ट करवाया जा रहा है, ताकि आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है स्वच्छता में उसको इम्प्रूव किया जा सके और वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। और देखिए मैंने आपको बताया ना अभी बायो सीएनजी प्लांट एशिया का सबसे बड़ा है जो इंदौर में, उसको भी विजिट किया जाएगा। तो यहाँ पे यही बात आ गई कि उसको विजिट करने के बाद यूपी गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि बायो सीएनजी प्लांट्स उत्तर प्रदेश में भी लगाए जाएंगे। और ये किस तरीके से लगाए जाएंगे कि ये प्लांट्स जो हैं वो 300 से 400 टन गीला कूड़ा जो होता है म्यूनिसिपल बॉडीज का, उसको बायो सीएनजी में कन्वर्ट कर पाए। यानी कि इन प्लांट्स की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि एक टाइम पे ये काफी कूड़ा जो है उसको समेट के सीएनजी में कन्वर्ट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो है उसको फॉर्मली अनाउंस किया गया है। ये जो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 है, ये किस जगह पे कंडक्ट किया जाएगा उत्तर प्रदेश के, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं गोरखपुर, लखनऊ, न्यू दिल्ली या फिर आगरा। इसका करेक्ट आंसर होगा लखनऊ में ये आपका समिट होने वाला है, जिसमें कि इन्वेस्टर्स को डिफरेंट फील्ड जो है उत्तर प्रदेश के या डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स जो है उत्तर प्रदेश के, जहां पे इन्वेस्टमेंट से वो अच्छा बिजनेस अर्न कर सकते हैं, उनके बारे में जागरूक करवाया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर जो है वो खत्म होता है। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।